पी रेशियो देख के लगता है स्टॉक महंगा है या सस्ता है। सच ये है, पी का मतलब हर सेक्टर में अलग होता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इन नंबर्स को देखिए। एफएमसीजी जैसे सेक्टर में जहां अर्निंग्स स्टेडी ग्रो कर रही हैं, वहां पर दिसंबर 25 तक निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लगभग 40 से 41x पी पे ट्रेड कर रहा है। नेस्ले लगभग 81x, ब्रिटानिया 63x प्लस मल्टीपल्स पे है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में नेस्ले और ब्रिटानिया का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 3.4% और 2% ईयर ऑन ईयर रहा। मेटल्स एक साइकिल ड्रिवन सेक्टर है। प्राइसेस और डिमांड थोड़े से मूव करने के चलते प्रॉफिट्स या लॉसेस एकदम फ्लिप हो जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में टाटा स्टील का प्रॉफिट वन ऑफ टर्न अराउंड इसका क्लासिक एग्जांपल है, एंड वेदांता का ऑलमोस्ट 3x ईयर ऑन ईयर जंप था। फिर भी निफ्टी मेटल इंडेक्स सिर्फ 18 से 19x पी पे ट्रेड करता है। एनएमडीसी 9x और हिंडाल्को 10x जैसे लो टीन्स मल्टीपल्स पे हैं, एफएमसीजी से काफी नीचे। तो सवाल सिंपल है, ये पीई का गेम है क्या आखिर? अलग अलग सेक्टर्स को अलग वैल्यूएशन क्यों मिलती है, और इन्वेस्टर के तौर पे हम इसे एक्चुअली डिकोड कैसे करें? इसीलिए आज का टॉपिक है डिकोडिंग पीई। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स पीई को ऐसे देखते हैं, ईपीएक्स x रुपीस है, फेयर पी 20 से 25 होना चाहिए, तो वैल्यू ईपीएस इंटू 20 to 25। माइकल मोवॉटसन इसे सीधा एनालिटिकल डेड एंड बोलते हैं। उनके हिसाब से पीई कोई आर्बिट्रेरी नंबर नहीं होता, ये कंपनी के बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिजल्ट होता है, ग्रोथ, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एंड रिस्क फैक्टर्स। पहले समझते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स अलग अलग पीई यूनिवर्सेस में क्यों रहते हैं। दरअसल एफएमसीजी में डिमांड डेली यूज स्टेपल्स की होती है, अर्निंग्स इन इलास्टिक मानी जाती हैं, ब्रांड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होती है, आरओई हाई होता है और बिजनेस साइक्लिकलिटी लो होती है, जो हमें एक रिलेटिवली लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑलमोस्ट 5.3% इन 5 ईयर सेल्स ग्रोथ एंड 12% इन 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ में दिख जाता है। पेनिट्रेशन, प्रीमियमाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन का लॉन्ग रनवे होता है। मेटल्स में सीन अलग है, अर्निंग्स कमोडिटी प्राइसेस और डिमांड साइकिल्स पे डिपेंड करती हैं। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, डेट हाई होता है और कैश फ्लोज वॉलेटाइल, जो हमें 5 ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑलमोस्ट 17% एंड 45% रिस्पेक्टिवली से पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पी सिंगल डिजिट से लेके कभी 110x तक स्विंग करता है ऑफ मेटल स्टॉक्स, पर इंडेक्स लेवल मल्टीपल लो ही रहता है। याद रखिए, जब साइकिल पीक पे होती है तब अर्निंग सर्च कर जाती हैं। पी ऑप्टिकली सबसे लो दिखने लगता है, इसलिए मेटल्स इन जनरल पी नहीं देखा जाता। इन सबके साथ है एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस, कैपिटल इंटेंसिटी का। ब्रांड्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज को ग्रोथ के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, इसलिए हाई आरओई और हाई वैल्यूएशन। स्टील मिल्स और रिफाइनरीज को हैवी फिक्स कॉस्ट चाहिए, इसलिए लोअर मल्टीपल्स। इन सबके साथ याद रखिए, पी के भी टाइप्स होते हैं। ट्रेलिंग पी पास्ट अर्निंग्स देखता है, फॉरवर्ड पी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, और पीईजी ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशन को ट्रेलिंग पी और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों के साथ में कंबाइन करके जज करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर समझते हैं कि कौन सा पी किस कॉन्टेक्स्ट में कहां और कब यूज होता है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, इन्वेस्टिंग सिर्फ फॉर्मूले का गेम नहीं है। रियलिटी ये है कि इन्वेस्टिंग आर्ट और साइंस का मिक्स होती है, जहां नंबर्स सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, फाइनल आंसर नहीं। पी को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये कहाँ काम करता है, कहाँ मिसलीडिंग हो जाता है और कहाँ कंप्लीटली यूजलेस, जैसे बैंकिंग और फाइनेंस, जहां पी मिसलीडिंग हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई जैसे बैंक्स में प्रॉफिट सिर्फ ग्रोथ से नहीं, बल्कि एनआईएम्स, कासा मिक्स, क्रेडिट ग्रोथ और प्रोविजंस एंड एनपीएस जैसे फैक्टर्स पे हेविली डिपेंड करते हैं, जिनके चलते अर्निंग्स काफी वॉलेटाइल हो सकती हैं। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स को सिर्फ पी से जज करना रिस्की होता है। नेक्स्ट केस, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। डीएलएफ या अडानी पोर्ट्स जैसे बिजनेसेस में हेवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन होता है, जो नेट प्रॉफिट को पेपर पे क्रश कर देता है। इसलिए यहाँ पे इग्नोर करिए, राइट मेट्रिक है EV बाय एबिटा, जो डेट और डेप्रिसिएशन का डिस्टॉर्शन हटाकर रियल ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाता है। अब आते हैं दूसरे केस पे, द लो पीई ट्रैप, जब स्टॉक सस्ता दिखता है पर रियलिटी में होता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई स्टॉक पीई के बेसिस पे बहुत चीप लगता है, पर दिक्कत ये होती है कि पीई लो इसलिए होता है क्योंकि ई विच इज अर्निंग रियल नहीं होती। अर्निंग्स वन टाइम गेन से
इन्फ्लेट हो जाती हैं, या एक और केस है जहां अदर इनकम से प्रॉफिट आ रहे हो, मेन बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आ रहे। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ग्राफाइट इंडिया स्टोरी 2018-19। 2018 में ग्राफाइट इंडिया देखिए, स्टॉक 1000 से ज्यादा एंड पी सिर्फ 10x तक, फॉलिंग फर्दर टू 6x। पर अगले एक साल में स्टॉक 70 से 80% क्रैश हो गया। आखिर हुआ क्या? ग्रेफाइट इंडिया एक साइक्लिकल बिजनेस में है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। 2018 में ग्लोबली इलेक्ट्रोड्स की शॉर्टेज थी, प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए और कंपनी ने वंस इन अ डेकेड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा लिए। अर्निंग्स टेम्पोररीली एक्सप्लोड हो गई, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और पी आर्टिफिशियली टाइनी दिखने लगा। यही इन्वेस्टिंग का आर्ट है। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में मेटल्स, केमिकल्स, कमोडिटीज, पी फॉर्मूला उल्टा काम किया। ये बात सबसे क्लियरली पीटर लिंच ने बोली थी बीटिंग द स्ट्रीट में। इन कॉन्सेप्ट्स को और डीप में समझते हैं, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप आता है वैल्यू ट्रैप्स को पहचानने का। वैल्यू ट्रैप्स आखिर होते क्या हैं? वैल्यू ट्रैप्स वो स्टॉक होते हैं जो पी पे सस्ता दिखता है, पर वो सस्ता इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस की इकोनॉमिक्स ही वीक होती है, लो या वॉलेटाइल आरओई, पुअर ग्रोथ या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। एंड गोल सिंपल है, पी को फंडामेंटल्स के साथ यूज करके ये समझना कौन सा स्टॉक चीप फॉर अ रीजन है और कौन सा चीप वर्सेस इट्स रियल पोटेंशियल। इसके लिए दो केसेस देखते हैं जो एक क्लासिक वैल्यू ट्रैप जैसे दिखते हैं। पहले ये कंपनी, सरफेस पे स्टॉक चीप लगता है, पी लगभग 10x, जबकि इन्फो एज या मैट्रिमनी जैसे इंटरनेट पेयर्स लगभग 30x के अराउंड ट्रेड करते हैं। 3 ईयर सेल्स सीएजीआर लगभग 21% और प्रॉफिट सीएजीआर लगभग 150%। तो सवाल सिंपल है, मार्केट इतना लो मल्टीपल क्यों दे रही है? रियलिटी चेक यहीं से स्टार्ट होता है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की टोटल लिस्टिंग्स 5 करोड़ प्लस हो गई, पर मोनेटाइजेशन वीक होती जा रही है। पेड लिस्टिंग्स सिर्फ लगभग 1.2%, जो पिछले 5 सालों में डिक्लाइन किए हैं। मतलब रीच और स्केल बढ़ रहा है, पर रेवेन्यू ग्रोथ अब सिर्फ लिस्टिंग से नहीं, बेटर कन्वर्जन और हायर पेइंग कस्टमर्स पे डिपेंड करती है। ऊपर से स्ट्रक्चरल प्रेशर भी है। लोकल सर्च के हर यूज के लिए स्पेशलाइज्ड एप्स आ चुकी हैं। फूड के लिए जोमैटो, स्विगी, सर्विसेज के लिए अर्बन कंपनी, होटल्स के लिए मेक माई ट्रिप। इसलिए कंपनी की लॉन्ग टर्म टर्मिनल वैल्यू क्वेश्चनेबल लगती है। और तो और नेट प्रॉफिट का मीनिंगफुल हिस्सा अभी भी अदर इनकम से आता है, जो मेजरली अनरियलाइज्ड म्यूचुअल फंड गेन्स हैं, नॉट ऑपरेशनल इनकम। वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो सरफेस पे चीप लगती है, पीई सिर्फ 6.6x है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन लगभग 17x है, पर फंडामेंटल्स क्लियरली वीक हैं। लास्ट 3 साल में सेल्स सीएजीआर -16% और प्रॉफिट सीएजीआर -3% रहा है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन हर साल बढ़ता जा रहा है, जो अब नेट प्रॉफिट का 114% हो चुका है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर अदर इनकम ना होती तो कंपनी लॉस में होती। ऊपर से कैश कन्वर्जन साइकिल भी शार्पली डिटीरियोरेट हुई है। सिर्फ 2 सालों में 94 डेज से 374 डेज तक चली गई, मेनली हायर इन्वेंट्री डेज की वजह से। इसलिए लो पी यहाँ वैल्यू नहीं, स्ट्रेस सिग्नल ज्यादा लगता है, पर हाँ वैल्यू अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। डेटा ये क्लियरली दिखाता है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का गेम कंसिस्टेंसी का नहीं, आउटलायर्स का होता है। 2019 से 24 के बीच टॉप 100 वेल्थ क्रिएटर्स में से सिर्फ 6 स्टॉक्स ऐसे थे जो हर साल निफ्टी टीआरआई को बीट कर पाए। मतलब सिर्फ हैंडफुल आइडियाज ही डेकेड्स का वेल्थ बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहां मार्केट ने लेबल देखा, बिजनेस नहीं। 2020 से मिड 2022 तक स्टॉक लगभग 600 से 900 के रेंज में घूम रहा था। इसका पी 9x से 11x तक था। पर यहाँ हैं कुछ मेजर पॉइंटर्स। पहला, मोनोपोली मोड। अगर इंडिया को फाइटर जेट जैसे तेजस या हेलीकॉप्टर चाहिए, HAL has pure monopoly. Then zero debt, huge cash plus customer advances, and order book visibility जो long term government backed near certain execution थे। मार्केट ने धीरे धीरे रियलाइज किया एंड स्टॉक प्राइस 800 रुपए से 5000 रुपए के ऊपर तक ऑलमोस्ट 5x to 6x इन 2 years गया। अर्निंग्स ग्रो होने के साथ साथ मार्केट ने स्टॉक को री रेट भी किया, पी 10x से एक्सपैंड होके 40x तक चला गया। अक्सर मल्टी बैगर स्टॉक्स का यही कैरेक्टर होता है कि अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ मार्केट पीई
री रेट भी होता है। एक और इंटरेस्टिंग केस को देखते हैं। हमने NSE 500 से टॉप 400 कंपनीज उठाई और उनमें एक सिंपल फिल्टर लगाया। साल 2020 का पी 50x से ज्यादा है एंड इस फिल्टर के बाद सिर्फ 26 स्टॉक्स बचे। इन 26 स्टॉक्स ने 15% CAGR से कम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई इन द लास्ट 5 years एंड इनमें से 21 स्टॉक्स ने सिंगल डिजिट रिटर्न्स दी। मतलब रफली 80% केसेस में हाई पी प्लस लो ग्रोथ विच इक्वल्स टू पुअर रिटर्न्स। सिंपल वर्ड्स में, जब ग्रोथ नहीं होती और आप फिर भी हाई मल्टीपल पे कर रहे हो तो मार्केट ज्यादातर केसेस में आपको पनिश करती है। साथ ही हमने पूरे डेटा सेट को 15 बकेट्स में डिवाइड किया। हर बकेट में 20 स्टॉक्स थे, लोएस्ट हिस्टोरिकल पी से लेके हाईएस्ट तक। मीडियन डेटा को देखें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है, जैसे जैसे हिस्टोरिकल 5-year पी लेवल्स ऊपर जाते गए वैसे वैसे एवरेज 5-year रिटर्न्स कंप्रेस होते गए। हाई पी तभी रिवॉर्ड करता है जब कंपनी उस मल्टीपल को जस्टिफाई करने लायक ग्रोथ एक्चुअली डिलीवर करती है। अ फाइनल चैप्टर, इन्वेस्टर टेक अवे। सबसे पहले ये समझिए, हर सेक्टर का अपना एक पी यूनिवर्स होता है जो बिजनेस स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक्स से ड्राइव होता है। इसलिए किसी स्टॉक का पी देखने से पहले ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, इस सेक्टर का नॉर्मल पी रेंज क्या रहा है, कमोडिटी या क्रेडिट साइकिल किस स्टेज पर है। अगला इंपॉर्टेंट रूल, लो पी इज नॉट इक्वल टू चीप। लो पी तभी चीप होता है जब अर्निंग सस्टेनेबल और स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग हो। किसी भी चीप दिखने वाले स्टॉक में घुसने से पहले अर्निंग्स नॉर्मलाइज करिए, वन ऑफ्स, कमोडिटी विंडफॉल्स, साइकिल चेक करिए, अर्निंग्स क्वालिटी देखिए, कितना प्रॉफिट कोर ऑपरेशन से आ रहा है और कितना अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन है, एंड मोट वर्सेस डिस्ट्रप्शन समझिए। बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है, पी कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, एक वैल्यूएशन लेंस है। इसको हमेशा ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि PEG, ट्रेलिंग पी और अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी साथ में देखना चाहिए। अगर ग्रोथ के साथ जज किया तो पी एक पावरफुल सिग्नल बन जाता है। बिफोर आई लीव, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.